बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्लास सेकंड ईयर फिज़िक्स। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 18 का टॉपिक 18.7 ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो स्टूडेंट इससे टॉपिक से प्रीवियस टॉपिक में हमने देखा एम्पलीफायर कैसे वर्क करता है। बेसिकली एम्पलीफायर एक डिवाइस है जिसको हम जो इनपुट प्रोवाइड करते हैं तो वो एम्पलीफायर उस इनपुट सिग्नल को हमें आउटपुट में एम्पलीफाई करके उसका आंसर बताता है या गिवन सिग्नल की स्ट्रेंथ को बढ़ा के हमें आउटपुट में प्रोवाइड करता है। जैसे यहाँ पे हमने ये शो किया है कि फ़र्ज़ करें जैसे ये इनपुट सिग्नल है आपके पास, ये सिग्नल एक शॉर्ट वेवलेंथ का सिग्नल है, लेकिन एम्पलीफायर जब हम यूज़ करेंगे तो एम्पलीफायर इस सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है उसको बढ़ा के पेश करेगा, हमें मीन के इनपुट सिग्नल की स्ट्रेंथ को बढ़ा के पेश करता है। इसके बाद ये था कि ये तो बात होगी एम्पलीफायर की। अब हम आते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर की तरफ। तो स्टार्टिंग में ऑपरेशनल जो एम्पलीफायर था, मीन के जब किसी एक सर्किट को इनपुट के तौर पे इनपुट दिया जाता था सर्किट में, तो उसका जो हमें आउटपुट मिलता था वो एक एम्पलीफायर के थ्रू मिलता था। मीन के हमें ऐसे कह लें कि हर कंपोनेंट के लिए हमें अलहदा से एक एम्पलीफायर को वर्क करवाना पड़ता था, जिसकी वजह से हमें जो आउटपुट सिग्नल है वो इन्हांस होकर मिलता था। तो फिर इस कम्प्लेक्सिटी से बचने के लिए साइंटिस्ट ने वर्क किया और उन्होंने क्या किया कि एक सिलिकॉन चिप के ऊपर, इस तरह की एक सिलिकॉन चिप जिसको हमने यहाँ पे नाम दिया IC741 का, इस चिप के अंदर उस एम्पलीफायर को उन्होंने इंटीग्रेट कर दिया। उसकी इंटीग्रेशन तो काफ़ी कम्प्लेक्स है, वो यहाँ पे शो भी नहीं है और हम उसको FSC लेवल पे डिस्कस नहीं कर रहे। जस्ट उसने एक सिलिकॉन चिप हमें यहाँ पे शो की है जिसका नाम उसने यहाँ पे IC741 यूज़ किया, और यहाँ पे साइड पे आपको डिफरेंट टर्मिनल्स नज़र आ रहे होंगे। इन टर्मिनल्स को बेसिकली हम यूज़ करते हैं इनपुट सिग्नल के लिए, आउटपुट सिग्नल के लिए, पावर सप्लाई के लिए, या डिफरेंट इनपुट सिग्नल्स के लिए और आउटपुट सिग्नल्स के लिए। ठीक है, बाकी सारा जो वर्क होता है वो सिलिकॉन चिप के अंदर होता है। और इसको फिर कवर करने के लिए या इसको मतलब कि सेफ रखने के लिए हम इसको एक कैप्सूल के अंदर प्लेस कर देते हैं ताकि इसको किसी डिसएडवांटेज से बचाया जा सके, इससे जो काम लिया जा सके वो सिक्योर तरीके से लिया जा सके। तो स्टार्टिंग में जो इस तरह के ऑपरेशनल एम्पलीफायर थे उनको मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि कैलकुलेटर्स के अंदर हमारे पास जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर हैं वो यूज़ होते हैं जो कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस को उनको सॉल्व करने में हम उनको यूटिलाइज़ कर सकते हैं उन ऑपरेशनल एम्पलीफायर को। अच्छा, ये नेक्स्ट हमारे पास ऑपरेशनल एम्पलीफायर का एक सिंबल है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर को इस सिंबल के थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें आप देख रहे होंगे कि एक हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल है, कोई एक पॉजिटिव टर्मिनल है। ठीक है, और ये कोई दो इनपुट सिग्नल हम प्रोवाइड कर रहे हैं इनको, ये हमारे पास इनपुट सिग्नल होंगे। और यहाँ पे हम इस एम्पलीफायर को कनेक्ट करने के लिए जो बैटरी के टर्मिनल्स हैं उनके लिए हम ये दो टर्मिनल्स लेते हैं ताकि हम इस जो हमारा एम्पलीफायर है इसको कनेक्ट कर सकें किसी सर्किट के साथ, अगर कोई हम इसको वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं। तो बेसिकली जो इनपुट्स हैं ये दो तरह की हो सकती हैं, इन्वर्टिंग इनपुट और नॉन इन्वर्टिंग इनपुट। अभी हम इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग के रिलेटेड दो टॉपिक डिस्कस करेंगे और उनमें हम कैलकुलेशन करेंगे कि जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है वो एज एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर कैसे वर्क करेगा और ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज अ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर कैसे वर्क करेगा और हमें उसकी आउटपुट किस सेंस में मिलेगी। अच्छा, यहाँ पे हम इसका थोड़ा सा व्यू और देख लेते हैं कि इन्वर्टिंग जो एम्पलीफायर है वो किस तरह से वर्क करेगा। उसमें यह है कि आपने यहाँ से कोई एक इनपुट सिग्नल प्रोवाइड किया और एम्पलीफाई होने के बाद वो सिग्नल हमें कुछ इस सेंस में मिलेगा। ठीक है, यानी कि जो इन्वर्टिंग इनपुट सिग्नल है वो इन्वर्ट हो जाएगा 180 के फेज़ डिफरेंस से। ठीक है, इनपुट तो हमने दी, हमें आउटपुट भी मिलेगी, एम्पलीफाई हुई भी मिलेगी। जैसे अभी आपको बताया था कि आपका जो इनपुट सर्किट है वो थोड़ा सा अगर वीक है तो एम्पलीफायर का काम होगा कि वो उसको थोड़ा सा स्ट्रेंथ दे के उसके आपको शो करे। तो बिल्कुल यहाँ पे ये सर्किट हमारा, ये आउटपुट हमारी एम्पलीफाई होगी लेकिन उसके साथ इन्वर्ट हो चुकी है। देखें ये यहाँ से हमारी जो इनपुट है 180 से ऑनवर्ड स्टार्ट हो रही है, लेकिन यहाँ पे तो 0 से स्टार्ट हो रही थी।
इसके बाद आते हैं नॉन इन्वर्टिंग पे। नॉन इन्वर्टिंग पे आप जिस तरह की इनपुट सिग्नल, जिस तरह का आप इनपुट सिग्नल प्रोवाइड करोगे, आपको उसी तरह का आउटपुट सिग्नल मिलेगा, जस्ट वो एम्पलीफाई होगा। मीन कि एम्पलीट्यूड के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस प्रोड्यूस होगा, जो यहाँ पे कम था यहाँ पे एम्पलीट्यूड थोड़ा बढ़ गया, लेकिन फेज डिफरेंस ज़ीरो रहेगा, इन फेज रहेंगी इनपुट भी और आउटपुट भी। इसके बाद हम आते हैं कुछ रेजिस्टेंसेस की बात करते हैं कि इनपुट रेजिस्टेंस के बारे में हम बात कर लेते हैं, जो ये दो टर्मिनल्स के दरमियान लगाई जाती है। यहाँ पे हमने इसको शो किया हुआ है। बेसिकली ये दो टर्मिनल्स के दरमियान क्यों लगाई जाती है? बिकॉज जब हम यहाँ से कुछ इनपुट सिग्नल प्रोवाइड करते हैं नेगेटिव टर्मिनल पे, तो इस नेगेटिव टर्मिनल से वो इनपुट सिग्नल पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट हो सकता है, और उससे क्या होगा, हमारी आउटपुट है जो वो डिस्टर्ब हो जाएगी, या हमें आउटपुट में वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जो हम लेना चाह रहे थे इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर से। तो हमने क्या किया, इन दो टर्मिनल्स के दरमियान रेजिस्टेंस को हाई कर दिया, और वो जो रेजिस्टेंस होगी वो मेगा ओहम की रेंज में लाई करेगी, ताकि यहाँ से आसानी से जो इनपुट सिग्नल है वो इस दूसरे टर्मिनल की तरफ ट्रैवल ना कर सके, या फिर यहाँ से अगर कोई इनपुट हम जो सिग्नल प्रोवाइड करते हैं तो वो नेगेटिव की तरफ ना जा सके, बल्कि डायरेक्ट यहाँ से जो आउटपुट सिग्नल है उसकी तरफ जाए, और हमें यहाँ पे आउटपुट है जो वो मैक्सिमम अमाउंट में मिल सके। और एक हम यहाँ पे आउटपुट के तौर पे भी एक रेजिस्टेंस यूज़ करेंगे, और उस रेजिस्टेंस को सिंपली हम यहाँ पे ग्राउंड कर देंगे, ठीक है। और ये जो रेजिस्टेंस होगी ये बहुत स्मॉलर रेजिस्टेंस होती है, मीन के इनको हम कुछ ही जो ओहम के सेंस में हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसके बाद अब हम स्टार्ट करेंगे ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर कैसे वर्क करेगा, और ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज अ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर कैसे वर्क करेगा। तो स्टूडेंट्स, उसके लिए देखें हमारे पास यहाँ पे एक सर्किट मौजूद है। इस सर्किट के थ्रू अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमने एक एम्पलीफायर को यूज़ किया, ठीक है। यहाँ से कुछ हमें वी आउटपुट मिलेगी, नेगेटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल है। हमने क्या किया है कि नेगेटिव टर्मिनल से कुछ एक इनपुट सिग्नल को जोड़ दिया किसी रेजिस्टेंस R1 के थ्रू, और फिर इसके दूसरे टर्मिनल को हम लेके जा रहे हैं आउटपुट तक। फिर इसी वायर से हम एक और कनेक्शन करते हैं, उसमें रेजिस्टेंस एक और इंसर्ट करेंगे जिसको R2 रेजिस्टेंस कंसीडर करेंगे, और फिर उस रेजिस्टेंस को आउटपुट के साथ अटैच कर देंगे। अब यहाँ से ये होगा कि जो इनपुट रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस जब करंट फ्लो करेगा, जो करंट I1 फ्लो करेगा इस रेजिस्टेंस R1 के अक्रॉस, यहाँ से ये करंट फ्लो करता हुआ गुजरेगा, और इसकी डायरेक्शन होगी हमारे पास कुछ इस तरह से, और ये पहुँचेगा इस सिग्नल तक, और यहाँ से ये जाएगा आउटपुट तक। अच्छा, यहाँ पे हमने पॉजिटिव टर्मिनल को किया हुआ ग्राउंड। ग्राउंड करने से मुराद ये कि इसका जो पोटेंशियल है ज़ीरो है, और ऑलरेडी नेगेटिव टर्मिनल इसके साथ अटैच है, और उसकी वजह से इस पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल दोनों पे जो वोल्टेज की वैल्यू है वो 0 वोल्ट कंसीडर होगी, ठीक है। और ये इस वोल्टेज से करंट फ्लो करता हुआ यहाँ पे आउटपुट सिग्नल के पास पहुँचेगा। तो यहाँ से करंट I2 जो करंट है वो रेजिस्टेंस R2 में से भी फ्लो करेगा। तो हम यहाँ पे दोनों करंट्स को फाइंड आउट करके फाइनल जो आउटपुट है हमारी उसको फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो देखें, अगर सिंपल हम ओहम लॉ को यूज़ करें, V इज़ इक्वल टू IR, तो उसके अक्रॉस हम इस V को फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें R तो पता है, लेकिन हमने I को अभी फाइंड करना है। तो I को फाइंड आउट करने के लिए देखें, यहाँ पे हमारे पास दो रेजिस्टेंसेस हैं। अगर हम इनको R1 और R2 के साथ रिप्रेजेंट कर लें, और फिर हमारे पास यहाँ पे 3 वोल्टेजेस भी यूज़ हो रहे हैं। एक हमारे पास V इन वोल्टेज यूज़ हो रहा है, फिर हमारे पास 0 वोल्ट यूज़ हो रहा है, और इसके बाद हमारे पास V आउटपुट वोल्टेज यूज़ हो रहा है। अब हम देखना चाहते हैं कि रेजिस्टेंस R1 में से जो करंट है वो कितना करंट पास कर रहा है, I करंट पास कर रहा है। तो उसके लिए हम इक्वेशन लिखेंगे I इज़ इक्वल टू V ओवर R1। अब ये जो V है इसकी जगह हम वैल्यू कैसे पुट करेंगे, इसके लिए हम देख रहे हैं कि हमारे पास दो जो वोल्टेजेस हैं, ये दो वोल्टेजेस हम इसके सेंस में यूज़ करेंगे, और हमारे पास यहाँ पे जो I1 करंट है वो कुछ इस सेंस में आएगा, I1 इज़ इक्वल टू V इन माइनस 0 वोल्ट ओवर R1, और ये हमारे पास आ जाएगा I1 इज़ इक्वल टू V इन ओवर R1 के सेंस में। इसी तरह हम ये देखना चाहते हैं कि R2 रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो यहाँ से करंट I2 पास करेगा वो कितना करंट पास करेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे दोबारा से लिखेंगे I2 इज़ इक्वल टू V ओवर R2,
अब यहाँ पे जो वोल्टेजेस हमने डिस्कस करनी है वो एक ये वोल्टेज जो 0 वोल्ट हुई है और दूसरी आउटपुट वोल्टेज, मीन के इन दो वोल्टेजेस को अब हम डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए हम लिखेंगे I2 इज इक्वल टू 0 वोल्ट माइनस V आउट ओवर R2, और ये हमारे पास बन जाएगा माइनस V नॉट ओवर R2। अब अगर हम करंट की कंडीशन को देखें, मीन के जो करंट रेजिस्टेंस R1 और R2 में से पास कर रहा है उसको अगर हम इक्वल करते हैं I1 इज इक्वल टू I2, और हमारे पास जो I1 की वैल्यू है वो V इन के सेंस में आ रही है ओवर R1 इज इक्वल टू I2 की जो वैल्यू है वो माइनस V नॉट ओवर R2 के सेंस में आ रही है। और यहाँ से हम अब जो करंट गेन है उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो करंट गेन बेसिकल होता है कि हमारे पास आउटपुट वोल्टेज ओवर टू इनपुट वोल्टेज, ठीक है। इनपुट वोल्टेज में हम दो टर्मिनल को बेसिकली यूज़ करते हैं, इसलिए हम उसको सम टाइम वी इन के सेंस में भी लिखते हैं और सम टाइम हम उसको वी प्लस माइनस वी माइनस के सेंस में भी लिखते हैं। और जो राइट साइड है ये माइनस साइन जो R2 के साथ इस साइड पे आएगा तो ये बनेगा R2 ओवर R1, और ये जो V नॉट ओवर V इन है ये बेसिकली इक्वल होता है G के, गैन के इक्वल होता है। गैन इज इक्वल टू माइनस R2 ओवर R1 के इक्वल आ जाएगा। मीन के जो फाइनल हमारा आंसर आ गया गैन का, जो हमें आउटपुट मिलना था वो किसके इक्वल आ गया, माइनस R2 ओवर R1 के। अभी हम इसका रिजल्ट डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले हम फाइंड करते हैं नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर को, कि नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर कैसे वर्क करेगा और उसका जो आंसर है हमें वो किस तरह से मिलेगा। तो स्टूडेंट्स देखें यहाँ पे अब हमने क्या किया है कि नेगेटिव जो पॉइंट था, नेगेटिव जो टर्मिनल था, अब उसको हमने ग्राउंड कर दिया। इस केस में हमने पॉजिटिव को ग्राउंड किया हुआ था। अब होगा क्या कि अगर नेगेटिव को ग्राउंड कर दिया तो ऑलरेडी पॉजिटिव इसके साथ कनेक्ट है, तो यहाँ पे जनरेट होगा 0 वोल्ट, ठीक है। और इसके साथ हमने दूसरा जो वोल्टेज लिया हुआ है वो V इन लिया हुआ है जो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच है डायरेक्ट, और एक जो हम आउटपुट वोल्टेज जिसको हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे भी हम रेजिस्टेंस R1 और R2 के अक्रॉस जो करंट फ्लो करेगा उसको फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम पहले वोल्टेजेस को लिख लेंगे। अब हम पहले यहाँ से पहले हमने स्टार्ट किया था, पहले हमने V इन को लिखा था, अब यहाँ पे हमारी 0 वोल्ट है पहले आ रही, हम इसको लिखेंगे 0 वोल्ट, फिर यहाँ पे V इन और फिर नेक्स्ट V आउट लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स जो R1 रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट पास करेगा उसके लिए हम ये 2 वोल्टेजेस यूज़ करेंगे, और करंट के लिए वैल्यू हम लिखेंगे I1 इज इक्वल टू V ओवर R1, और V किसके इक्वल होगा, 0 वोल्ट माइनस V इन ओवर R1 के इक्वल होगा। सेम फिनोमिना होगा कि करंट R2 में से जो पास करेगा उसके लिए हम यूज़ करेंगे V इन और V आउट के दो जो पोटेंशियल है इनको यूज़ करेंगे, और उसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पे I2 इज इक्वल टू V ओवर R2 इज इक्वल टू V की जगह अब हम यूज़ करेंगे V इन माइनस V आउट ओवर R2, और इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे I2 इज इक्वल टू V इन ओवर R2 माइनस V आउट ओवर R2। अब दोबारा से हम दोनों करंट्स को अगर कंपेयर कर लें, I1 इज इक्वल टू I2, और हमारे पास वैल्यू आएगी यहाँ पे माइनस V इन ओवर R1 बिकॉज 0 वोल्ट ख़त्म हो जाएगा, इज इक्वल टू I2 की वैल्यू आएगी V इन ओवर R2 माइनस V नॉट ओवर R2। तो स्टूडेंट हम चाहते हैं कि हम जो V इन की वैल्यू है इसको एक साइड पे कर लें और V आउट की वैल्यू को एक साइड पे। तो हम ऐसा करते हैं, इस V नॉट ओवर R2 को इस साइड पे ले आते हैं, माइनस का इक्वल से इधर आएगा तो प्लस में चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे ये जो माइनस V इन ओवर R1 है इस साइड पे माइनस का इक्वल से दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस का हो जाएगा V इन ओवर R1, और साथ में ये वाली जो टर्म बच गई है इसको हम लिख लेंगे V इन ओवर R2। अब यहाँ से V इन को आप कॉमन ले लें, ठीक है। V इन अगर हम कॉमन ले लें तो हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 आ जाएगा, इज इक्वल टू V नॉट ओवर R2। तो चलिए इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। हमने यहाँ से जो करंट गेन की वैल्यू है वो फाइंड करनी है, और उसके लिए हमें कंडीशन बनानी है V नॉट ओवर V इन की। ये V इन यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, और R2 जो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है इस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 ओवर R1
प्लस 1/R2 के साथ। अब हम अगर इस R2 को इनसाइड मल्टीप्लाई कर दें तो R2/R1 प्लस R2/R2 इज इक्वल टू V आउट ओवर V इन, जिसको अब हम चेंज करेंगे गेन के अंदर, और यहाँ पे हमारे पास ये कैंसिल होके 1 के इक्वल R2/R1 प्लस 1, और ये हमारे पास आ जाएगा G की वैल्यू 1 प्लस R2/R1 के इक्वल आ जाएगी। ये हमारे पास आएगी नॉन इन्वर्टिंग के केस में गेन की वैल्यू। हमारे पास इन्वर्टिंग केस में जो गेन की वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी, G इज इक्वल टू माइनस R2/R1 के इक्वल। तो स्टूडेंट्स देखें कि हमारे पास दोनों आंसर डिफरेंट आ रहे हैं, मीन कि यहाँ पे एक नेगेटिव साइन यूज़ हो रहा है और यहाँ पे पॉजिटिव साइन यूज़ हो रहा है। इस नेगेटिव साइन का मतलब क्या बनता है कि अगर आप इनपुट देते हो इस सेंस में तो आपको जो उसका आउटपुट मिलेगा वो एम्पलीफाई तो होके मिलेगा ही, लेकिन उसके साथ साथ 180 के फेज डिफरेंस से वो अपने आप को इन्वर्ट कर लेगा। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होगा। इस केस में जो आप इनपुट प्रोवाइड करोगे सिग्नल, आपको आउटपुट एम्पलीफाई हुआ हुआ मिलेगा लेकिन इन्वर्ट नहीं होगा। मीन के यहाँ पे हमारे पास दोनों जो सिग्नल हैं वो इन फेज लाई कर रहे हैं, ठीक है, उनमें फेज डिफरेंस 0 है, लेकिन यहाँ पे फेज डिफरेंस हमारे पास 180 का फेज डिफरेंस आएगा। तो स्टूडेंट ये एक आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। बिल्कुल ईजी सा एक टॉपिक है। इसकी जो सर्किट डायग्राम है उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करें, उसको 1-2 दफ़ा आप सॉल्व करें तो आपसे ये इजीली हल हो जाएगा। तो प्रैक्टिस करें इसकी 1-2 दफ़ा, बिल्कुल इजी सा टॉपिक है। तो जल्द ही नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।